अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज देर हो गई है, मुझे नहीं लगता कि मैं ऑफ़िस टाइम पे पहुंच पाऊंगा। तो लेट्स सी क्या होता है। और अगर मैं एक एवरेज पाकिस्तानी होता तो नॉर्मल कराची का रहने वाला होता तो मेरी अप्रोच क्या होती कि जितना तेज़ बाइक चला सकते हो चलाओ, टाइम पे तभी पहुंच सकते हो। लेकिन उनको नहीं पता, या वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, या वो इस चीज़ से बेखबर हैं कि तेज़ चलाने से आपका फ़ासला जल्दी कटता तो है, लेकिन ये मिसाल के तौर पे नॉर्मली आप 40 से 50 की स्पीड में चला रहे हैं। ज़्यादा तेज़ चलाओगे तो कितना, 60 की स्पीड में चलाओगे, 65 मैक्सिमम चले जाओगे। इससे ज़्यादा तेज़ तो नहीं चला सकते ना। जो हम लोग नॉर्मली जो बाइक स्पीड में चला रहे होते हैं वो 50-60 की स्पीड नॉर्मल होती है। उससे मैक्सिमम कितना चला लेंगे, 10 ज़्यादा चला लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं चला सकते। तो वो ज़्यादा तेज़ चलाना, तो वो आपके टोटल जो टाइम है, मिसाल के तौर पे मैं अगर अपने केस में ऑफ़िस की बात करता हूँ अपने, तो मैक्सिमम मुझे कोई 3 मिनट का, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, 3 मिनट का मुझे वो मिल पाएगा, डिफरेंस मिल पाएगा। 3 मिनट जल्दी पहुँच जाऊँगा। उस 3 मिनट जल्दी पहुँचने के चक्कर में मैंने अपने लाइफ को कितना एंडेंजर किया, वो सबसे बड़ी बात। क्या ये वर्थ इट है 3 मिनट जल्दी पहुंचने के लिए अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को? मिसाल, दूसरों की लाइफ कैसे कि आप रोड पे खुदा न खास्ता आप एक्सीडेंट कर रहे हैं तो सिर्फ आपका नुकसान थोड़ी है, आप दूसरे को भी तो ठोक रहे हो जिसका कोई कसूर नहीं था। वो बिल्कुल एज़ पर द लॉ अपनी बाइक चला रहा था, वो बेचारा, उसको वो किस खाते में रगड़ा गया। तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी एट रिस्क डाल देते हो, सिर्फ अपनी 3 मिनट की जल्दबाजी के चक्कर में। आप लेट निकले अपने दफ्तर से और अपने घर से या अपने ऑफिस से या कहीं से भी लेट निकले तो वो आपका कसूर है। आपको अगर जल्दी पहुंचना था कहीं पे, या कहीं आपने कोई कमिटमेंट किया था कि मैं इतने बजे पहुंचना है, तो आप अपनी पूरी तैयारी को उसमें कन्वर्ट करें ना, इस तरह से कि आपकी तैयारी ऐसी हो कि आप उस बताए हुए टाइम पीरियड में आप पहुँच सकें। लेकिन आप ख़ुद जो है ना लेट लतीफ़ हो रहे होते हैं, देरी कर रहे होते हैं, और फिर आपको सारी तेज़ी, तर्रारी और जल्दबाजी आपको सिर्फ रोड पे ही दिखानी होती है। वो तो गलत है ना। आप ये तेज़ी अपने घर में दिखाएं, तैयार होते वक्त, अपनी चीज़ों को रैप अप करते वक्त। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करता, ना मैंने कभी ऐसी हरकतें की हैं ऑफिस पहुंचने के चक्कर में बाइक को तेज़ भगाया हो, नहीं। तेज़ भगाने वाला काम तब होता है, अच्छा मुझे तो जैसे कि आप मिसाल के तौर पे अक्सर ऐसा हुआ है राइड करते हुए कि खाली रोड है और सीधा रोड है, ठीक है, लेकिन आसपास पहाड़ियाँ हैं या जंगल है या कुछ भी है, तो मुझे तो वहाँ पे भी तेज़ नहीं भगाया जाता मुझसे, क्योंकि मुझे इस चीज़ का खौफ होता है कि ठीक है, इंसान नहीं है इस रोड पे, वीराना है, सुनसान है और सीधी सड़क है, कोई जानवर आ गया, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता या कोई और जानवर अचानक अगर आ गया रोड पे, तो मैं क्या करूँगा? तो ये खौफ भी मुझे तेज़ी से चलाने से मना करती है, नहीं चलाने देती सीधी सड़कों पे भी, वीरानों में भी। ये तो फिर भी आबाद इलाका है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आई डोंट रिकमेंड। कुछ लोग होते हैं ना कि जो बिल्कुल जो ना यूँ ऐसे चला रहे होते हैं, तो वो चलाना कोई एक्सपर्ट ही नहीं है, उस चलाने को मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। ठीक है, आपको अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स पे बहुत भरोसा है, लेकिन अगला अगर रॉन्ग टर्न ले, मिसाल के तौर पे आप कह रहे थे कि मैं यूँ हो जाऊँगा तो इस बाइक के यहाँ से निकल जाऊँगा, और उस बाइक वाले ने भी यहाँ काट दिया फॉर सम रीजंस, फिर क्या करेंगे आप तो जाके बच गए ना। तो ये रोड पे फनकारी दिखाना, ये स्किल्स ओनली, ये जो स्किल्स है ना, ये सिर्फ आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं मांगती हैं, ये अगले की भी कॉशियसनेस मांगती हैं। तो इस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो नहीं सकते। हाँ, सड़क खाली हो, कोई भी नहीं है, मतलब पूरी दुनिया मर गई, आप अकेले हैं, फिर तो जो चाहो करते रहो भाई, समझ रहे बात को? कोई वो जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में नहीं दिखाते भाई, सब मर गए, सब ज़ॉम्बी बन गए, एक बंदा है अपने कुत्ते के साथ और एक राइफ़ल के साथ, बस वो जाता है, घरों की तलाशी रहता है, ढूंढता है कि कहीं कोई बच गया हो तो मैं उसको खाना वाना दे दूँ या उसको बचा लूँ। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फिर आप ऐसी वीरान शहरों में तो आप कुछ भी चाहो करते रहो। खैर, तो मुद्दा ये है कि मैं शायद लेट पहुँचूँ, लेकिन मैं लेट का हिसाब कैसे करता हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ। चलो जी,
आप जितने भी ऑफिस गोअर्स हो, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप सबका जो है एक ऑफिस पहुंचने का एक टाइम होता होगा। ये देखो ये देखो ये देखो अंधा। आप सबके ऑफिस पहुंचने का ना एक टाइम होता होगा कि भाई आपकी मिसाल के तौर पे सुबह 9 बजे की टाइमिंग है, 9 बजे ऑफिस में होना है और 9:15 पे अगर आप आए तो आपका लेट कंसीडर होगा। ठीक है, कुछ में 10 बजे का टाइम होता होगा कि भाई 10 बजे पहुँचो, वरना 10:15 पे तो 15 मिनट का ग्रेस टाइम होता है हर ऑफिस में, मोर और लेस 15 मिनट का तो ग्रेस टाइम होता ही है। तो मैं अपना टाइम शुरू दिन से ऐसी कैलकुलेशन से रखता हूँ कि भाई अगर 10 बजे का ग्रेस टाइम को उसमें से निकाल देता हूँ, सिंपल, कि 10 बजे का टाइम है तो मैं 10 बजे को माइंड में रख के अपनी तैयारी करता हूँ कि भाई मुझे 9:15 साढ़े 9 बजे निकलना है, फिर मैं 10 बजे पहुँच जाऊँगा अपना ऑफिस। ठीक है जी। यूजुअली ग्रेस टाइम को मैं इस्तेमाल नहीं करता, ना मैं उसको किसी खाते लाता हूँ। ये तो बस कुछ ऐसे लोगों के लिए है कि जो ऑफिस से 5 मिनट की ड्राइव पे रहते हैं और फिर भी वो 10:14 पे ऑफिस पहुंच रहे होते हैं। ये वही लोग, उस तरह के लोग ये टाइम यूटिलाइज़ करते हैं, तो उन्हीं को मुबारक हो। मैं शुरू दिन से, चाहे मेरा ऑफिस मेरे घर के पास हो या मेरे घर से दूर हो, मैं कभी भी ग्रेस टाइम को कंसीडर नहीं करता अपने हिसाब किताब में। 10 बजे पहुंचना है तो मैं 10 बजे की कैलकुलेशंस लेके निकलता हूँ। और फॉर सम रीज़न्स कोई मसला हो गया, बाइक पंक्चर हो गई या कहीं अनयूजुअल ट्रैफिक जैम मिला, जैसे कि अक्सर होता है शाहरा फैसल पे कोई गाड़ी ख़राब हो गई तो बस गया, पूरा सड़क जाम हो गया, फिर वो बॉटल नेक बन जाता है। फिर कुछ तमाशा देखने वाले लोग हमारे के देख मुड़ के देख रहे होते हैं, भाई बाइक चलाओ, गाड़ी चलाओ, आगे बढ़ो, क्या तमाशा देख रहे हो कि क्या हुआ है? तुमने कौन सा किसी की हेल्प कर देनी है, उस मसले को हल कर देना है? बस खाली तमाशा ही देखना है ना, तो निकल जाओ, दफ़ा दूसरों को रास्ता दो। नहीं जी, तमाशा देखते हैं। हमारी कौम, आपको तो फिर पता है ना, सबसे बड़ी तमाशा ही है। और तमाशे से याद आया, तो अक्सर जो है ना कराची में वार्निंग्स दी जाती हैं, भाई फ़लाने दिन जो है वो फ़लाना तूफ़ान आके कराची के साहिलों से टकराएगा। तो बजाय खुदा का खौफ करने के सारे जो है ना जितने भी लगड़ी किस्म के लोग हैं सब पहुंच जाते हैं साहिल समंदर में देखने के लिए कि तूफ़ान कैसा होता है। अल्लाह का उनको कोई खौफ नहीं है या ऐसे मुर्दा हो चुके हैं उनके जो है ज़मीर, ताकि साहिल समंदर पहुंच जाते हैं। तो मैं बात चल रही थी तमाशबीनों की, तो फिर तमाशा देखने वाले लोग ऐसे ही होते हैं कि वो फिर अल्लाह का अज़ाब देखने ही पहुंच जाते हैं। अब ये फिर ट्रैफिक जैम मिला है यहाँ, और वजह क्या है कि एक वाटर टैंकर बड़े साइज़ का जो ट्रॉले पे होता है अक्सर, वो अब आप देखें सुबह 9 बजे, साढ़े 9 बजे का टाइम है और ये वाटर टैंकर यहाँ से गुजर रहे हैं। अब आप बताएं, ये तो मैं कहता हूँ कि कानून नहीं है यहाँ पे, है तो फिर अप्लाई नहीं होता। जस्ट गरीबों को काबू करने के लिए कानून है। इस कानून को जो बनाया गया है ना, ये मैसेज को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रीज़ को या सिस्टम को गवर्न करने के लिए नहीं। तो बस ज़्यादा मसला मसाइल होंगे तो दफ़ा 144 लगा के सबको बोलेंगे घर बैठो, चलो, कोई ज़रूरत नहीं बाहर आने की। ओए यार, ये जौहर में ये खुदाई और वो दूसरा वाला जो काम है वो कभी ख़त्म होगा भी कि नहीं? ऐसे खोद के मिट्टी के पहाड़ के पूरे जौहर में, ओह माय गॉड, कैसे लोग हैं यार, कहाँ से आते हैं ये लोग? खोद खाद के छोड़ के चले गए। अच्छा जी, तो बात चल रही थी कि मैं अपना ग्रेस टाइम कभी भी कंसीडर नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई अगर मुझे ऑफिस पहुँचना है तो मैं टाइम पे पहुँचूँगा। ये ग्रेस व्रेस, ये ज़कात खैरात जो है ना मैं लेता हूँ ना मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं ज़कात खैरात को ना कंसीडर करता हूँ, ना ज़कात खैरात लेने वालों में से हूँ। तो जो आपको टाइम दिया गया है आप उस टाइम पे पहुँचो इज़्ज़त और एहतराम से। बात ख़त्म हो गई है। दिल्ली है, फिर एक है कासिम कॉम्प्लेक्स है, फिर कासिम कॉम्प्लेक्स के बाद है ये मुनीर ब्रिज व्यू। सर्विस की बात चल रही है, सही। अच्छा जी, तो हाँ, तो जी बात चल रही थी यहाँ पे गवर्नेंस की और खुदाइयों की और सब तोड़ फोड़ की। तो ये भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है ना। अब आप अक्सर आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा, भी ताज़ा कारपेट कर दिया, रोड बना दिया,
ठीक है भाई, महीना नहीं चलेगा, पीटीसीएल वालों को याद आएगा कि अरे यार हमको तो अपनी केबल गुजारनी थी नीचे से। फिर वो रोड में एक चीरा मार दिया उन्होंने, खोद दिया, उन्होंने अपनी केबल बिछा दी, फिर उधर एक बम्प बन गया और रोड बराबर तो नहीं रहा ना। अक्सर तो वो बस ऐसी मिट्टी डाल के छोड़ देते हैं, कभी कभी कोई गैरत कर ले तो फिर उसको थोड़ा कारपेट भी कर देते हैं, उसको डांबर शांबर भी लगा देते हैं उस पर। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि महीना डेढ़ बाद वो सुई गैस वालों को याद है कि हमारी भी गैस यहीं से निकलती है, लीक हो रही है, हमारी गैस लीक हो रही है, पाइप रिपेयर करना है, तो उन्होंने फिर खोद दिया उस रोड को। अच्छा भाई, फिर कुछ टाइम बाद वाटर बोर्ड वालों को याद आता है भाई हमारी पानी की लाइन भी ख़राब कर दी किसी ने, वो भी हमने सही करनी है। इसी तरह जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, पानी हो गया, सीवरेज हो गया, पीटीसीएल हो गया, सुई गैस हो गया, और इंटरनेट कंपनीज़ के भी कुछ की फ्लैश फाइबर है, पता नहीं कौन है, जो भी हैं, तो इन सबको बाद में याद आता है। मतलब डिपार्टमेंट्स, मैं सरकारी इदारों की बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को तो ये हक ही हासिल नहीं है कि आप किसी सरकारी सड़क को आप खो दो या कुछ भी करो, तो वो तो खैर आजकल तो कोई कुछ भी कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ जो सरकारी इदारे हैं जिनके बीच में इंटीग्रेशन होनी चाहिए, आपके आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। भाई हम यहाँ पे सड़क बना रहे हैं, क्या आपने कोई अपना कोई काम करना है तो वो कर लें, लेकिन नहीं, इदारों का आपस में कोई लिंकेज नहीं है। रोड बनाने वाले रोड तो बना लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो पीटीसीएल वाले खोद देते हैं उसको, फिर पकड़ के जो है सुई गैस वाले खोद देते हैं, फिर वाटर बोर्ड को याद आता है, फिर सीवरेज को याद आता है, फिर पता नहीं क्या क्या, फिर वो रोड हमारे नसीब में नहीं रहते, फिर रोड उस हिसाब से हमारे नसीब में नहीं रहते, फिर कोई बम्पी राइड हो जाती है उस पर भी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार ये क्या लोग हैं। एक तो हम लोग रोड्स को तरस रहे होते हैं, कराची वाले ख़ास तौर पे, फिर ऊपर से बाकी इदारे ऐसे सत्तू पी के सो रहे होते हैं कि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। भाई रोड बनने के बाद ही उनको याद आएगा कि इधर से कोई लाइन गुजरनी थी, या इधर से कोई केबल ख़राब है, या कोई इधर कोई मसला है, क्या मसला है। पता नहीं कैसे लोग हैं, कौन हेड्स हैं इनके, किस तरह प्रमोशंस लेते होंगे, किस तरह ये तनख्वाहें लेते होंगे अपनी, इनको शर्म भी नहीं आती होगी क्या जो मैं तनख्वाह ले रहा हूँ इसके बदले मुझसे कुछ जिम्मेदारियाँ गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है, कोई नहीं निभाते। बहरहाल अब ये जो मेरे मसले हैं, मुझे लगता है कि इससे 90% लोग एग्री करते होंगे। ठीक है जी, 90% लोग एग्री करते हैं कि वाकई इस तरह के मामलात हैं, कराची फेस करता है ऐसे मामलात, या पाकिस्तान में ऐसे मैटर्स होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे सड़ियल बीच में जो खामखा के मुहिब्बे वतन, मतलब अपने आप को साबित करने की, या बहुत ज़्यादा मुल्क के क्या कहते हैं, मुल्क के मोहब्बत के जज्बे से सरशार कुछ लोग होंगे, बोलेंगे कि मुझे कि या कोई ऐसे सड़े हुए कमेंट्स करेंगे, या कमेंट करने की हिम्मत ना भी रखें तो दिल में तो सोचेंगे भाई अगर इतना ही मसला है तो पाकिस्तान में रहते क्यों हो, इस पाक वतन से तुम दफ़ा हो जाओ। तो भैया जी, मुल्क का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि मुल्क इट्स जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है ना। और बाकी मैं पीस ऑफ लैंड की बुराई तो कर नहीं सकता ना कि ये ज़मीन जो है ये पथरीली क्यों है, ये ज़मीन पे पहाड़ क्यों हैं, इधर दरिया क्यों बह रहे हैं, मैं उसकी बुराई तो नहीं कर सकता ना, मैं उसको कुछ कह सकता हूँ। लेकिन मेरा सारा मुद्दा इस ज़मीन पे गवर्न करने वाले या इस पे हुक्मरानी करने वाले कुछ जो बेगैरत किस्म के लोग हैं। बिलावल ने कहा था ना कि कितने बेगैरत हो तुम, कितने बेगैरत हो तुम। तो वो कुछ बेगैरत लोग जो गवर्न कर रहे हैं ना इस मुल्क को, मैं उनसे तंग हूँ। तो जिनकी वजह से ये मामलात इस तरह हैं कि सड़कों का हाल नहीं है, ट्रैफिक का कोई हाल नहीं है, पानी नहीं है यार, पानी जिसको ज़िंदगी कहा जाता है। मुझे बताएं कराची में आप लोगों में से वो लोग कमेंट करें, चले कमेंट कम होंगे उससे, आप वो लोग कमेंट करें कि जिनके घर में लाइन का पानी आता होगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, टैंकर मंगवाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके वॉशरूम लाइन में पानी आने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके घर के जो टंकियाँ हैं
उनमें लाइन का पानी आता है तो वो कमेंट करके बता दें आपको, आप एरिया के नाम के साथ, भाई हमारा फ़लाना एरिया है, गुलशन का ये ब्लॉक है या जौहर का ये ब्लॉक है जहाँ पे लाइन का पानी आता है। और लाइन का पानी बोरिंग वाला पानी नहीं, कुछ लोग बोर करके भी पानी मंगवाते हैं, पानी निकालते हैं ज़मीन से, वो अक्सर खारा ही होता है कराची में। तो मैं बोर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जिनके पास लाइन का वाटर बोर्ड का पानी आता है, कराची वाटर बोर्ड का, बहुत कम लोग होंगे। तो और अब फिर हाइड्रेंट इतने खुले में, हब डैम हमारे इधर है, थड्डो डैम हमारे इस तरफ है, मतलब इतने सारे डैम्स हैं, इतना सारा पानी है आसपास हमारे, बट कराची में पानी नहीं है। तो इसमें क्या, कुदरत ने तो हमें मतलब इस ज़मीन को, इस सरज़मीन को हर नेमत से माला माल रखा हुआ है, चाहे वो पानी की नेमत हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो। ये जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं या जो गवर्न करने वाले लोग हैं, मुझे उनसे मसला है। मुझे सरज़मीन पाकिस्तान या मुल्क पाकिस्तान से तो मसला नहीं है ना, बस हुकूमत करने वाले लोगों से मुझे मसला है कि जो अपनी ड्यूटी सही तरह नहीं निभा रहे, जिसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं हम लोग सारे, इंक्लूड मी और मेजॉरिटी ऑफ यू, सब कर रहे हैं सफ़र। रियलिटी और ट्रूथ, तो बिटर रियलिटी है, बट बिटर है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लेक्चर देने के लिए कोई ना पहुँचे कि भाई अगर मुल्क पाकिस्तान से इतने मसले मसाइल हैं, तो ये वो लोग अक्सर कमेंट करेंगे ना कि ना जिनको कमाने का कोई ज़िम्मा होगा उन पे, ना घर पे पानी ना आने पे उनको कोई ज़िम्मा लगाया जाएगा, मतलब वो हर चीज़ से बरी ज़िम्मा है। वो बिल्कुल रिलैक्स ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ना उनको कमाना है, ना उनको जो है वो रश आवर्स में, अब ये देखें ना, रश आवर्स, मोस्टली रश आवर्स क्या होते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर बल्कि 7:30 बजे से लेकर, स्कूल 8 बजे लगते हैं ना, तो 7:30 बजे से लेकर तकरीबन आप ये समझ लें कि 11 बजे तक, 11-12 बजे तक रश आवर्स होते हैं, क्योंकि लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो हर जगह रश होता है। सारा फैसल हो गया, यूनिवर्सिटी रोड को तो बर्बाद करके रख दिया उन्होंने जंगला बस के चक्कर में पिछले 3 सालों से, तो हर जगह रश होता है, हर जगह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। फिर एक गाड़ी अगर कहीं ख़राब हो जाए तो फिर तो भाई समझे कि वो पूरी सड़क ही जाम हो गई। मैं आपसे बात कर रहा था कि रश आवर्स में, तो वो नवाब के बच्चे जो भी होते हैं ना, जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, या पापा की प्रिंसेस जितनी भी हैं, तो उनके तो जिम्मेदारी कोई नहीं है ना, तो उनको आटे दाल के भाव ही नहीं पता ना, उनको तो नहीं पता कि पानी किस तरह लाया जाता है, मसले मसाइल किस तरह जो है वो हैंडल किए जाते हैं, किस तरह रश आवर्स में ट्रैफिक में फंसते हुए सुबह ऑफिस पहुंचना होता है, 4 पैसे कमाने होते हैं जिससे घर अपना चलाना होता है। ये वही लोग कमेंट करेंगे कि जो बिल्कुल कोई ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे होंगे। तो ये है मसला। और दूसरा, अब बात करते हैं मुल्क से, जो मुझे निकाल रहे थे, तो मुल्क बनता है ज़मीन के टुकड़े से नहीं, लोगों से। और ये मेरी ज़ाती राय है, मैं इसको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई अपनी जो है वो फाइनल इस पर स्टैंप नहीं लगा रहा कि बस जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही होता है। हो सकता है आप लोग मेरी बातों से या मेरे तबसरों से इख्तिलाफ़ करें। मेरे हिसाब से मुल्क बनता है 2 चीज़ों से, एक आवाम से, वहाँ की जो लोकल पीपल हैं, और दूसरा गवर्नेंस से, कि क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाई हुई हैं, क्या कवानीन बने हुए हैं, उन चीज़ों से मुल्क की एक आइडेंटिटी होती है। अब एक छोटा सा कंपैरिजन करूँगा मैं अपने मुल्क का ईरान के साथ, ठीक है जी। वैसे कंपैरिजन बनता तो नहीं है, बट ईरान तो बहुत पुराना एक जो है ना वो हिसाब किताब है उनका, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी बहुत पुराने हैं ये ईरानी, के आतिश परस्त होते थे किसी ज़माने में, लेकिन इनकी तहज़ीब, इनका तमद्दुन, इनका मुल्क, इनके हिसाब किताब बहुत पुराने हैं, हज़ारों साल पुराने हैं। तो मैं कंपैरिजन करूँगा प्रोडक्ट्स के हवाले से। आप कराची में रहते हैं, आपने अक्सर ईरानी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए होंगे, उनके केक्स खाए होंगे या बिस्किट्स वगैरह खाए होंगे। आपको पता है ईरान पे दुनिया भर की पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कि वो ना टेक्नोलॉजी ना मशीनरी इंपोर्ट कर सकता है, तो जो भी है उसको वो अपने मुल्क में निकालना है। मिसाल के तौर पे बहुत अच्छे मिनरल्स हैं, बट उसके पास मशीनरी नहीं है, तो फिर वो मिनरल्स भी नहीं निकाल पाएगा क्योंकि उसके पास मशीनरी नहीं है लेटेस्ट। तो
जो भी है उसने ख़ुद करना है, चाहे वो अब फिर जो भी मतलब मिनिमम अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी में उसको गुजारा करना है। आपने कभी ईरानी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं उनके? मैं तो खैर कोयटा आता जाता रहता हूँ, वहाँ पे तो हर दुकान पे ईरानी प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं और लोग प्रीफर करते हैं ईरानी प्रोडक्ट्स को ओवर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। ठीक है, उनके जैम्स, उनके जो है वो बिस्किट्स, उनके क्या कहते हैं उसको, उनकी लस्सी, ओए ओए, और मतलब उनके जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह या फिर बिस्किट्स वगैरह जो भी हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला हैं। वो मुल्क है जो कि ना एटमी क़ुव्वत है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मुल्क ज़मीन का टुकड़ा नहीं होती, वो लोगों और कवानीन से मुल्क की आइडेंटिटी होती है कि कवानीन क्या है, लोग कैसे हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा था मैं कि ना वहाँ पे ना वो एटमी क़ुव्वत है, ना उसकी सबसे बड़ी फ़ौज है, ना उसके पास जदीद इक्विपमेंट और मशीनरी है, प्लस दुनिया भर की पाबंदियाँ उस पर लगी हुई हैं। फिर भी उनके डेयरी प्रोडक्ट्स हम जैसे एटमी क़ुव्वत से लाख दर्जा बेहतर हैं। उनके बिस्किट्स, उनकी पैकेजिंग, उनकी चीज़ों की क्वालिटी मतलब बहुत बेहतर है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको लग पता जाएगा। फिर वहाँ की साफ़ सफाई, मैंने कुछ व्लॉग्स वगैरह देखे हैं, कुछ ट्रैवलर्स जाते हैं ईरान घूमने फिरने के लिए, वहाँ पे शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, शहरों की सफाई तो आउट क्लास है, छोड़ दें आप। लेकिन जो वहाँ के गांव देहात हैं, यकीन कीजिए लोग वहाँ पे घूम रहे होते हैं, एक रैपर आवारा प्लास्टिक उड़ता हुआ हवा में नज़र नहीं आया मुझे किसी भी वीडियो में। अब कराची का आप हाल देखें, हम जैसे कि कहते हैं ना कि पढ़े लिखे हैं कराची वाले या जो भी हैं, कौम तालीम से नहीं बनती है, कौम एक सेट ऑफ वैल्यूज़ से बनती है, जो कि हमारा जो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट या जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वो हमारी वालिदा होती हैं, जो हमें सिखाती हैं बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कागज़ का टुकड़ा, ये रैपर ये यहाँ फेंकना चाहिए या इसको कहाँ फेंकना चाहिए। तो माएँ बेहतर बता सकती हैं कि वो हाइजीन के मामले में कितना अपने बच्चों को ट्रेन करती हैं। आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दिस। बाकी वो कुछ भी कहें, हमारे साफ़ सफाई सुथराई के कितना हम हाइजीनिक हैं, वो सारी चीज़ें हैं। मतलब रोज़े रोशन की तरह आया हैं, मतलब अंधे को भी दिख जाएं। तो यही कौम है ना कि यार निकलो ना तुम लोग। अच्छा, तो हम ही लोग हैं ना कि जो कि स्ट्रॉबेरी को पेंट करके बेच रहे होते हैं, लाल पेंट करके उस पर जी ताज़ा स्ट्रॉबेरी है। कितनी वीडियोस आई हैं और पुरानी वीडियोस हैं बहुत, मैं कोई लेटेस्ट चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, जो तरबूज होता है उसको इंजेक्शन लगा के उसको मीठा और लाल करते हैं, हम ही लोग कर रहे होते हैं ना, या कोई अमेरिकी एजेंट, CIA का एजेंट आके कर रहा होता है, हम ही लोग कर रहे होते हैं। अमेरिकी साजिश नहीं है इसमें, यहूदियों की साजिश नहीं है, यह हमारी अपनी नाहंजारी है, हमारी अपनी बेगैरती है। तो 2 नंबर दवाइयाँ बनती हैं यहाँ पे कराची में। ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे सबको पता है कौन सी फैक्ट्री में कौन सी दवाई बन रही है, सबको पता है। पैसे लेके छोड़ देते हैं, हाँ सही बनाओ 2 नंबर दवाइयाँ। सेहत के साथ खेला जा रहा है। अब आप देखें, एक बंदे की सेहत पहले से ख़राब, सोचें आप, थोड़ा इमेजिन करें, एक बंदे की सेहत पहले से ख़राब, ऊपर से उसको जो दवाई ले रहा है वो भी 2 नंबर। मतलब मुझे नहीं पता कि उसको खाने के बाद उसको शिफा मिले ना मिले, लेकिन ये बात तो गारंटीड है कि उसमें अगर ऑब्वियसली घटिया केमिकल्स यूज़ हो रहे होंगे, तो मतलब बीमार आदमी को मतलब आपने सेहतमंद होने का मौका ही नहीं देना, उल्टा उसके लिए दवा जहर के तौर पे अवेलेबल है। मुझे बताएं आप, ये किसकी साजिश है 2 नंबर दवाई बनवाना? ये किसने हमें मजबूर किया है हरकत करने पे? कौन सी अमेरिकी साजिश है, कौन सी इसराइली एजेंट आके ये हरकतें कर रहे हैं? इजाज़त कौन देता है? हम खुद ही हम दे रहे होते हैं। पुलिस अपनी औकात के मुताबिक कुछ पैसे लेके। अब उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि भाई
पुलिस वाले हों या जो दवाई बनाने वाले हों, मैन्युफैक्चरर्स हों, कि आपके भी ख़ानदान और रिश्तेदार इस मुल्क में रहते हैं, वो भी कभी बीमार पड़ सकते हैं। उन्होंने अगर ये दवाएं इस्तेमाल कर ली और मर गए तो ये जो पैसे आपने 2-4 टके ले लिए आपने, ये कितना काम आएंगे आपके? क्या जो लोग मर रहे हैं ये 2 नंबर दवाइयाँ खाने के चक्कर में, क्या उनके मतलब ज़िंदगियों से ज़्यादा कीमती हैं ये पैसे? क्या उनकी इतनी भी औकात नहीं है? हेल्थ के मामले में हम ये 2 नंबर हैं। बाकी दूध, कराची में 2 नंबर दूध बनता है। पाउडर से सुना है कि वो कोई तेल और कोई डिटर्जेंट जो कोई है उसको मिला के कोई केमिकल है, उससे 2 नंबर दूध बना रहे होते हैं हम लोग। अब ये बताइए 2 नंबर दूध की फैक्ट्री ये कौन से साइंसदान की ईजाद है? मुझे उस साइंसदान का नाम बता दें कि जिसने ये 2 नंबर दूध ईजाद किया है। सब 2 नंबरियाँ या बेगैरतियाँ हम ही करते हैं ना, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। ये एक कौम की आइडेंटिटी बन जाती है कि यार ये 2 नंबर दूध ये बनाते हैं, 2 नंबर फल ये बेचते हैं, स्ट्रॉबेरी को पेंट करके लाल स्ट्रॉबेरी बना के ये लोग बेच रहे होते हैं, दवाइयाँ ये लोग 2 नंबर बना रहे होते हैं। तो गिव मी एनी रीज़न कि आई शुड बी प्राउड ऑफ, मैं प्राउड पाकिस्तानी हूँ। अब आप ये नहीं बोलें कि AQ खान था और वो हमारी बच्ची थी, पता नहीं क्या, वो बेचारी जो बचपन में मर गई थी, यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट का जो है उसने सर्टिफिकेट ले लिया था। मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल केसेस की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं मेजॉरिटी एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन पाकिस्तानी, किस बात पे मुझे प्राउड होना चाहिए? मुझे बताएं आप। तोल हमारा बराबर नहीं, तोल में हम लोग 2 नंबरी करते हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स पे अक्सर हम लोगों को यही शिकायत रहती है, यार इसका हिसाब बराबर नहीं है, इधर से डलवाता हूँ तो एवरेज कम आती है, उधर से डलवाता हूँ तो एवरेज सही आता है। बताएं मुझे आप। तावीज़ें लटकाते हैं हम लोग अपने बिजली और गैस के मीटर्स पे के बिल कम आए, ये तो हमारी सोच है। और मीटर को 2 नंबर तरीके से स्लो करवाना भी हम ही करते हैं। हम मतलब हम लोगों में से ही है ना वो जो के इलेक्ट्रिक में या कैस्को में या लेस्को में या जहाँ भी है, फेस्को शेस्को में जो काम कर रहे होते हैं, जो मीटर को स्लो डाउन कर रहे होते हैं पैसे लेकर। कौन है ये लोग? हम में से ही है ना, कोई अमेरिका से थोड़ी उठ के आया कि हरकतें कर रहा है। किस बात पे बंदा प्राउड हो? और ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं फिर हुकूमत वक्त पे इसकी ज़िम्मेदारी डालूँगा। कुछ सफाई सुथराई की ज़िम्मेदारियाँ हमारे अंदर होनी चाहिए। वो आपकी एक सिविक सेंस अगर आपके अंदर हो ना, एथिक्स बेसिक हो, आपके अंदर खुद ही आ जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें सरकार को भी डंडे के ज़ोर पे करनी पड़ती हैं लोगों को इन ऑर्डर रखने के लिए। तो सरकार भी अपनी ज़िम्मेदारी से बिल्कुल फेल हो चुकी है ना ज़िम्मेदारी निभाने में। मैं सरकार को भी चाहे सूबाई हो या फेडरल हो, मैं सबको कसूरवार ठहराता हूँ। बराबर का कसूरवार हैं सब, कि मीटर रिवर्स करने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब ये फलों के जो इंजेक्शन बन रहे हैं, जो तरबूज को लगा के उसको मीठा और लाल बनाते हैं, ये इंजेक्शन कहाँ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? अब ये किसान अपने घर में बैठ के तो नहीं बना रहा ना, उसका कोई केमिकल कंपाउंड कहीं से तो सोर्स हो रहा होगा। कहाँ से होता है? इंपोर्ट थ्रू कस्टम्स होता है ना, कोई जेब में डाल के तो नहीं लेके आता। और अगर कस्टम्स भी इजाज़त देती है उस चीज़ को इंपोर्ट करने में, तो फिर कस्टम के उन ऑफिसर्स को पकड़ा जाए कि भाई ये क्या जहर तुम इंपोर्ट करने की इजाज़त दे रहे हो। जो 2 नंबर दवाइयाँ बना रहे हैं उनको तो पकड़ के सीधा ट्रायल करो, और मतलब सज़ाए मौत से कम कोई सज़ा देनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेजॉरिटी की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे होते हैं। ये देखें पीछे अपनी औकात से कितना बड़ा लोड लेके जा रहे हैं, इसको कोई पुलिस वाला नहीं पूछेगा। ये जिन रस्तों से गुजरे वहाँ के पुलिस वालों को सस्पेंड कर देना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ, कि जो अलाउ करते हैं ऐसे लोगों को कि हाँ भाई चलाओ तुम, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये देखें आज फिर लाइट नहीं है। हमारे ऑफिस में सुबह क्या टाइम हो रहा है, 10:05 हो रहे हैं और सुबह से लाइट नहीं है। वर्किंग आवर्स में आप इलेक्ट्रिक कहती है कि हम कोई तरक्याती काम कर रहे हैं। भाई आप रात को करो, क्योंकि तो सारा इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे। अगर आप दिन में लाइट नहीं दोगे तो हम कमाएंगे क्या और टैक्स क्या देंगे? एनीवेज आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।